आज हम एक बड़ी कमाल की किताब पर बात करेंगे जो एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या होता है जब हमारा दिमाग कुछ भूलना चाहता है पर हमारा शरीर वो उसे याद रखता है। ये वो टकराव है जो ट्रॉमा यानी गहरे आघात को जन्म देता है। किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर और इसके लेखक हैं बेसिल वैन डर कोल्क। आज हम उनके दशकों के रिसर्च और कहानियों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दर्दनाक अनुभव सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारे शरीर की रग रग में कैसे बस जाते हैं। बिल्कुल, और लेखक कोई साधारण मनोचिकित्सक नहीं है। बेसिल वैन डर कोल्क अपनी पूरी जिंदगी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगाई है। जंग से लौटे सैनिकों से लेकर दुर्व्यवहार का शिकार हुए बच्चों तक उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया है। उनकी किताब का जो निचोड़ है वो मानसिक स्वास्थ्य की दुनिया में एक क्रांति जैसा है। वो कहते हैं कि ट्रॉमा कोई बीती हुई कहानी नहीं है जिसे आप याद करते हैं। ट्रॉमा एक जिंदा अनुभव है जो आपके शरीर में, आपके नर्वस सिस्टम में आज भी मौजूद है। वाह, एक जिंदा अनुभव। तो इसका मतलब है कि ट्रॉमा कोई याद नहीं बल्कि एक शारीरिक हकीकत है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये ट्रॉमा आखिर है क्या। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर जंग, कोई बड़ी दुर्घटना या हिंसा का ख्याल आता है। क्या ये सिर्फ उतना ही है? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और किताब इसी को सबसे पहले तोड़ती है। लेखक कहते हैं कि ट्रॉमा घटना की भयावहता में नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़े उसके असर में होता है। कोई भी अनुभव जो किसी इंसान की सहने की क्षमता को तोड़ दे, जो उसे बेबस और डरा हुआ महसूस कराए, वो ट्रॉमा बन सकता है। हो सकता है बाहर से देखने वालों को वो घटना उतनी बड़ी न लगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे झेला है उसके लिए वो दुनिया के खत्म होने जैसा था। मतलब ट्रॉमा व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। जो एक के लिए सामान्य हो वो दूसरे के लिए एक गहरा घाव बन सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर अदृश्य होता है। हम किसी के चेहरे पर देखकर नहीं बता सकते कि वो अंदर क्या तूफान लेकर जी रहा है। और इसी अदृश्य होने की वजह से इसका सामाजिक पैमाना बहुत बड़ा और खतरनाक है। स्रोत में दिए 2014 के आंकड़े बताते हैं कि अकेले अमेरिका में 11 मिलियन से ज्यादा महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं और हर साल 30 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले दर्ज होते हैं। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए, असल संख्या कहीं ज्यादा है। और इस पर समाज में इतनी गहरी चुप्पी है कि पीड़ित अक्सर खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, जो उन्हें और भी अकेला कर देता है। और यहीं पर किताब का सबसे जरूरी आइडिया आता है कि इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि पूरी तरह से शारीरिक होता है। ट्रॉमा दिमागी वायरिंग को, उसके केमिकल सिस्टम को सचमुच बदल देता है, खासकर दिमाग के उन हिस्सों को जो डर, खतरे और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से पीड़ित अतीत में फंसे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग का अलार्म सिस्टम खराब हो गया है और हमेशा बचता रहता है। बिल्कुल, उनके लिए वो खतरनाक घटना कभी खत्म ही नहीं होती। कोई मामूली सी आवाज, कोई जानी पहचानी महक या किसी का चेहरा भी उस खौफनाक अनुभव को फिर से जिंदा कर सकता है। और उस पल में शरीर ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उस पहली बार किया था। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा या घबराहट महसूस होती है। और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी संस्थाएं भी अक्सर इसे पहचानने में नाकाम रहती हैं और इन शारीरिक लक्षणों को किसी और बीमारी का नाम दे देती हैं। ये जो आपने कहा कि शरीर अतीत में फंसा रहता है, ये सुनकर मुझे सीधे PTSD का ख्याल आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हम इस शब्द को बहुत सुनते हैं, लेकिन किताब बताती है कि इसका असल मतलब हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा और शारीरिक है, खासकर जब बात फ्लैशबैक की होती है। हाँ, फ्लैशबैक को समझ में बहुत जरूरी है। किताब समझाती है कि फ्लैशबैक कोई पुरानी फिल्म देखने जैसा नहीं है। ये तो टाइम मशीन में बैठकर उसी खौफनाक पल में वापस पहुंच जाने जैसा है, जहां शरीर को लगता है कि सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये शरीर के स्तर पर उस घटना को दोबारा जीना है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? दिमाग को ये क्यों नहीं पता चलता कि खतरा अब टल चुका है? यहाँ पर विज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। किताब में ब्रेन स्कैन पर आधारित रिसर्च का जिक्र है जो दिखाती है कि जब कोई ट्रॉमा पीरियड फ्लैशबैक का अनुभव करता है तो दिमाग का तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें बताता है कि क्या असली है और क्या नहीं, वो लगभग बंद हो जाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिमाग का ब्रोका एरिया यानी हमारा स्पीच सेंटर अक्षरशः ऑफलाइन हो जाता है। एक मिनट, मतलब जब कोई कहता है कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली या मैं डर के मारे जम गई थी,
तो वो कोई मुहावरा नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। बिल्कुल, वो एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। उस पल में आप बोल नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। आपका शरीर पूरी तरह से लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन खून में भर जाते हैं। शरीर को लगता है कि खतरा अभी भी मौजूद है, यहीं इसी पल में। ये समझना ही कितना मुश्किल है। और जब दर्द इतना ज्यादा हो कि सहा ना जा सके, तो दिमाग क्या करता है? किताब में भावनात्मक सुन्नता या इमोशनल नमनेस का जिक्र है। हाँ, जब दर्द असहनीय हो जाता है तो दिमाग का कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाता है। इंसान अपनी भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर देता है ताकि वो जिंदा रह सके। वो इमोशनली नंब हो जाता है। उसे ना खुशी महसूस होती है, ना दुख। वो अपने प्रियजनों से भी कट जाता है। किताब में वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिकों का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें सबसे ज्यादा जिंदा और फोकस्ड युद्ध के मैदान में ही महसूस होता था। आम जिंदगी उन्हें खोखली, बोरिंग और बेमानी लगती थी। ये कितना विरोधाभासी है कि जिंदगी और मौत के बीच की जगह ही उन्हें सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती थी। क्योंकि वहां उनका दिमाग और शरीर एक मिशन पर थे, खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। आम जिंदगी की शांति उन्हें बेचैन कर देती थी, और थेरेपी में भी उन सैनिकों का भरोसा जीतना लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें हफ्तों लग गए सिर्फ ये यकीन दिलाने में कि वो उनके साथ हैं। ये दिखाता है कि पीटीएसडी इंसान को दुनिया से कितना अलग थलग कर देता है। अगर वयस्कता का ट्रॉमा इतना गहरा और जटिल है, तो उस दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा जो अभी बन ही रहा है? मेरा मतलब है बचपन का ट्रॉमा। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी पर है। और सही वजह से है। बचपन में हुआ ट्रॉमा सबसे गहरी और स्थायी चोट छोड़ता है। वजह यह है कि एक बच्चे के पास उस अनुभव को समझने या उसे शब्द देने की भाषा ही नहीं होती। उसके पास कोई कहानी नहीं होती कि मेरे साथ ये हुआ। वो डर, वो खौफ बिना किसी कहानी के सीधे उसके शरीर में, उसके नर्वस सिस्टम में जमा हो जाता है। ये बात तो बहुत परेशान करने वाली है। क्या इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग का जिक्र है। रिसर्चर्स ने बच्चों को मैगजीन से कुछ सामान्य रोजमर्रा की तस्वीरें दिखाईं। जिन बच्चों का जीवन सुरक्षित था, उन्होंने उन तस्वीरों को देखकर खुशहाल और मजेदार कहानियां बनाई। लेकिन जिन बच्चों ने घर में हिंसा या दुर्व्यवहार देखा था, उन्होंने उन्हीं तस्वीरों में खतरा और हिंसा देखी। जैसे एक तस्वीर में एक पिता अपनी कार ठीक कर रहा था और उसका बेटा पास खड़ा था। एक ट्रॉमा से गुजरी बच्ची ने कहा, वो बच्चे उसके सर पर हथौड़ा मार देंगे। हे भगवान, ये सोचना ही कितना परेशान करने वाला है। मतलब ट्रॉमा एक बच्चे की पूरी दुनिया का रंग ही बदल देता है। यस। वो हर इंसान, हर स्थिति में सिर्फ खतरा देखने लगता है। इसका असर तो यकीनन पूरी जिंदगी रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही यादें दिमाग के किसी कोने में दब जाएं। एक मरीज का उदाहरण है जिसे लगता था कि उसका बचपन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसे सालों से नींद में घबराहट के दौरे पड़ते थे और एक अजीब सी ऑटो इम्यून बीमारी हो गई थी जो उसकी आंखों पर असर कर रही थी। थेरेपी के दौरान बहुत धीरे धीरे यौन शोषण की दबी हुई यादें सतह पर आई। उसका दिमाग भूल चुका था, पर उसका शरीर हर रात चीख चीख कर उस कहानी को बताने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर स्कोर याद रखे हुए था। द बॉडी कीप्स द स्कोर। एकदम। और सबसे दुखद बात यह है कि इन बच्चों को स्कूल में अक्सर ADHD, डिप्रेशन या लर्निंग डिसेबिलिटी का गलत लेबल दे दिया जाता है। उनका ध्यान इसलिए नहीं भटकता कि उन्हें ADHD है, बल्कि इसलिए भटकता है क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे के लिए स्कैन कर रहा होता है। वो क्लास में सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाते। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 26% बच्चे 4 साल की उम्र से पहले ही किसी न किसी ट्रॉमेटिक घटना का अनुभव करते हैं। ये शुरुआती अनुभव उनके दिमाग की बनावट से लेकर उनके इम्यून सिस्टम तक हर चीज को आकार देते हैं। इतनी सारी भारी और परेशान करने वाली जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ट्रॉमा शरीर में इतनी गहराई तक बस जाता है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद है? हाँ, और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि समाधान भी देती है। किताब कहती है कि उपचार का लक्ष्य घटना को भुलाना या मिटाना नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। लक्ष्य है उस याद के साथ अपने रिश्ते को बदलना, उसे एक ऐसी कहानी बनाना जो अतीत में घट चुकी है, न कि एक ऐसा खतरा जो आज भी मौजूद है। और चूंकि ट्रॉमा शरीर में रहता है, तो इलाज में शरीर को शामिल करना ही होगा। सिर्फ बात करने से या टॉक थेरेपी से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया,
ट्रॉमा के क्षण में दिमाग का बोलने वाला हिस्सा बंद हो जाता है, इसलिए इलाज के लिए हमें शरीर की भाषा में बात करनी होगी। किताब में कई तरीकों का जिक्र है, जिनमें से एक है EMDR, यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। 1 मिनट, EMDR, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। सिर्फ आंखों को दाएं बाएं घुमाने से इतनी गहरी दर्दनाक यादें कैसे प्रोसेस हो सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये जादू ही नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। जब मरीज किसी दर्दनाक याद पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही साथ थेरेपिस्ट की उंगली को फॉलो करते हुए अपनी आंखों को दाएं बाएं घुमाता है, तो ये दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ सक्रिय करता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रक्रिया दिमाग को उस अटकी हुई याद को ठीक से फाइल करने में मदद करती है। याद मिटती नहीं, लेकिन उसका भावनात्मक जहर निगल जाता है। वो एक अतीत की बात बन जाती है, न कि वर्तमान का खतरा। किताब में कैथी नाम की एक युवती का उदाहरण है, जिसने EMDR के दौरान कल्पना का इस्तेमाल करके अपने ट्रॉमा पर नियंत्रण पाया और कुछ ही सत्रों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। योग, यह सुनकर मुझे सच में हैरानी हुई। हम योग को फिटनेस या स्ट्रेस कम करने से जोड़ते हैं, लेकिन ट्रॉमा जैसी गहरी चीज के इलाज में यह कैसे काम करता है? ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। ट्रॉमा अक्सर मन और शरीर का रिश्ता तोड़ देता है। पीड़ित अपने शरीर को एक दुश्मन, एक खतरनाक जगह की तरह महसूस करने लगते हैं। योग उस रिश्ते को धीरे धीरे फिर से बनाता है। यह आपको अपने शरीर की संवेदनाओं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, के साथ रुकना सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने शरीर में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मतलब ये शरीर पर दोबारा अपना हक जताने जैसा है। एकदम। एनी नाम की एक पीड़िता का जिक्र है जिसे यौन हिंसा का अनुभव हुआ था। शुरू में उसे योग की कुछ मुद्राएं, जैसे हैप्पी बेबी पोज, बहुत असुरक्षित और खतरनाक महसूस कराती थी, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपने शरीर की बेचैनी के साथ रहना सीखा और ये पाया कि वो भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। उसने अपने ही शरीर में सुरक्षा का अनुभव करना सीख लिया, जो उससे छीन लिया गया था। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। EMDR और योग के अलावा किताब में माइंडफुलनेस और न्यूरो फीडबैक का भी जिक्र है। माइंडफुलनेस आपको अपनी भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का जज बने बिना एक दोस्त की तरह निरीक्षण करना सिखाती है। इससे भावनाओं से भागने की आदत कम होती है। और न्यूरो फीडबैक एक आधुनिक तकनीक है। इसमें आपके सिर पर सेंसर लगाए जाते हैं और आप अपनी ब्रेन वेव्स को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव देखते हैं। आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी सोच और भावनाओं से उन ब्रेन वेव्स को कैसे बदल सकते हैं। ये दिमाग को खुद को शांत करना और फोकस करना सिखाने जैसा है। ये मरीज को अपनी दिमागी स्थिति पर कंट्रोल वापस देता है, जो ट्रॉमा ने छीन लिया था। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो सबसे बड़ा आइडिया शायद ये है कि इस किताब ने मानसिक स्वास्थ्य की पूरी बहस को सिर्फ सिर से निकालकर पूरे शरीर में ला दिया है। ये हमें बताता है कि सिर्फ बात करना काफ़ी क्यों नहीं है और क्यों हमें ऐसे तरीकों की ज़रूरत है जो हमारे नर्वस सिस्टम से सीधे बात करें। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी संदेश उम्मीद का है। ट्रॉमा दिमाग और शरीर की वायरिंग बदल सकता है, लेकिन दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता भी होती है, यानी वो बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है। EMDR, योग, न्यूरो फीडबैक जैसे तरीके सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि दिमाग और शरीर को ठीक होने का, फिर से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। इसका सार ये है कि शरीर को ये सिखाया जाए कि खतरा अब बीत चुका है और वो वर्तमान में, इस पल में पूरी तरह से सुरक्षित है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारा शरीर अपनी दर्दनाक कहानियों को याद रख सकता है, तो क्या वो उन कहानियों को फिर से लिखना भी सीख सकता है? और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।